नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 14 मई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस कोरोना महामारी में आपको मालूम है कितना कुछ आज हमारे इस देश ने देखा है, जो कि युगों युगों तक याद रखेंगे। काफ़ी लोगों को इस तरीके के गम मिले हैं कि वो शायद ही अपनी पूरी ज़िंदगी में भूल पाएँ। किसी का बाप नहीं रहा, किसी की माँ नहीं रही, किसी के परिवार का चिराग नहीं रहा। ऐसी घटनाएं आपने लगातार सुनी हैं और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि कोरोना महामारी में जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके परिवारों को प्रदेश सरकार ने पेंशन शुरू की है, और यह अपने आप में काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी बात है। और इस संकट काल में एक आशा की किरण देती है कि ऐसे परिवार जिन्होंने अपने कर्ता धर्ता या कमाने वाले को खो दिया, उन्हें अब पेंशन की मदद मिलेगी, और यह काफ़ी अत्यंत अच्छी और सुखद न्यूज होगी उन परिवारों को जिन्होंने अपना कोई खोया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, never miss out new update. If you want to join my telegram channel, link below description. You can go telegram channel. There I will providing a PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of payment for this PDF. तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके परिवारों को प्रदेश सरकार देगी कितने हजार रुपए प्रति माह पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके द्वारा पेंशन योजना शुरू की गई है ऐसे परिवारों के लिए जिनका अपना एक कोई कर्ता धर्ता था वह छिन गया, या कुछ ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, तो उनको राज्य सरकार द्वारा पेंशन शुरू कर दी गई है। तो यह पेंशन कितने हजार रुपए प्रति माह होगी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5,000 रुपये प्रति माह, 8,000 रुपये प्रति माह, 10,000 रुपये प्रति माह या 1,000 रुपये प्रति माह। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5,000 रुपये प्रति माह यह पेंशन होगी, और यह काफ़ी अच्छी बात है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया काफ़ी अच्छा कदम है। और दोस्तों अगर आपको बताना चाहूँगा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ऐसा करने वाला दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश की पहला राज्य है भारत देश में। तो यह एक दिशा निर्देश भी होगा अन्य राज्यों के लिए और अन्य सरकारों के लिए कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, काफ़ी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों आपको मालूम हो सोनू सूद इस समय काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं लोगों की, और उनके द्वारा भी ऐसी ही मांग उठाई गई थी कि जो लोग अपने परिवार को खो चुके हैं इस समय कम से कम उनके परिवारों को पेंशन या कुछ सहायता या फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इस जो पेंशन योजना है दोस्तों, इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी कराई जाएगी। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके परिवारों को प्रदेश सरकार देगी 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन। यह किसके द्वारा कहा गया, तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है गृह मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, हर राज्यपाल द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह घोषणा की गई है कि ऐसे परिवार कोरोना महामारी के दौरान जिन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को गंवाया है, जो कि उस परिवार का कर्ता धर्ता था और जीविकोपार्जन का सहारा था, तो ऐसे परिवारों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार। और ऐसे बच्चे जो इस कोरोना महामारी में अनाथ हुए हैं उन्हें भी पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, और साथ ही साथ उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। तो चलिए आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक और योजना शुरू की गई थी जो आयुष्मान योजना है। दोस्तों उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था दोस्तों कि ऐसे परिवार जिनके केवल एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड है, उस एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड के आधार पर ही पूरे परिवार का क्या होगा, निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया ही था कि किल कोरोना वायरस योजना किससे संबंधित है, इसी से संबंधित है। महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ में कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बैंक सखी योजना कोरोना काल में जो महिलाओं के जो स्व सहायता समूह है उनके माध्यम से लोगों को बैंकिंग से संबंधित जो जरूरी जानकारी है वह प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ आपका निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है, महिलाओं की जो स्व सहायता समूह है उनको बिजली चोरी रोकने से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे। और यह योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई थी, सीहोर जिले से शुरू हुई थी। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, और 10 जून 2020 को इसे शुरू किया गया था, किसे, निष्ठा विद्युत मित्र योजना को। इसके बाद में दोस्तों
मैंने आपको बताया था जीवन शक्ति और जीवन ज्योति योजना, यह योजनाएं किससे संबंधित है? यह महिलाओं के स्वच्छता समूह द्वारा मास्क निर्माण से संबंधित है। इसके बाद आपको बताता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 1000 बेड का ऐसा अस्पताल, अस्थायी अस्पताल जहां पर डायरेक्ट ऑक्सीजन जो बीना रिफाइनरी है उसके माध्यम से डायरेक्ट बेड तक ऑक्सीजन दी जाएगी, तो वह है बीना में, सागर जिले में है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और 1000 बेड का क्वारंटीन सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया, तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ पर है? इंदौर में है। 6000 बेड इसकी संख्या रखी गई है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे संबंधित। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके परिवारों को प्रदेश सरकार देगी 5000 रुपये प्रति माह पेंशन। मुख्यमंत्री श्री चौहान जी का यह निर्णय। निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले प्रारंभ में यह व्यवस्था की गई थी कि 3 माह तक का राशन फ्री दिया जाएगा। अब व्यवस्था यह कर दी गई है कि लगभग 5 माह तक इसे बढ़ाया गया है कुछ कंडीशंस को देखते हुए। काम धंधों के लिए मिलेगा बिना ऋण का ब्याज। तो यहाँ पर एक और योजना चलाई गई थी, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। स्ट्रीट वेंडर योजना, जिसे हम जानते हैं क्या नाम से, जो लोग आप जानते होंगे जो भी ठेला या रेडी सड़क किनारे लगाते हैं उन सबको इसके अंतर्गत क्या किया गया था? 10,000 रुपये का दोस्तों क्या दिया गया था? ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया था। और यह योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? 6 जून को इसे शुरू किया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह योजना, इस योजना के क्रियान्वयन में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश प्रथम नंबर 1 पर रहा था। तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ एक और योजना शुरू की गई थी दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह योजना। और मध्य प्रदेश में से कब लागू किया गया था दोस्तों? 9 जून 2020 को इसे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत क्या था? कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से का राशन पूरे भारत देश के किसी भी कोने में अगर वह रहता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और वह मध्य प्रदेश का निवासी है या किसी अन्य राज्य का निवासी, वह अपने कोटे का राशन किसी अन्य राज्य में भी प्राप्त कर सकता है। तो यह योजना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, अगर जो व्यक्ति हैं, जो कामदार हैं, वह गाँव से बाहर चले जाते थे और उनके हिस्से का राशन क्या हो जाता था? ब्लैक में बेच दिया जाता था, जिससे कि कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता था और जिनका हक है वह मारा जाता था। तो इससे कालाबाजारी को रोक लगी और जिनका हक है वह पूरे प्रदेश में, देश में कहीं भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं, काम धंधे के लिए मिलेगा बिना ब्याज का ऋण। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी के अनेक परिवारों में कोई भी कमाने वाला और पालन पोषण वाला सदस्य जीवित नहीं बचा। ऐसे परिवारों के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। बच्चों के पिता एवं अभिभावक और बुजुर्गों के बुढ़ापे की लाठी उनके युवा बेटे तथा परिवार में कमा पाने सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है। जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके ऐसे परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा 5000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और यह मैं कहूँगा दोस्तों, अभी तक का जो मैं अपने दिल से कहूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी न्यूज़ मुझे यह लगी। एक आशा की किरण नजर आई इस समय में। ऐसे परिवार जिनका सब कुछ छिन चुका है, उनका वापस तो नहीं दे सकते, परंतु उनकी कुछ हद तक मदद की जा सकती है दोस्तों। और यह काफ़ी कुछ सहारा भी होगा ऐसे लोगों के लिए। और दोबारा आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करिए, और जब बहुत ही अत्यंत आवश्यक कोई कार्य है, जैसे कि दवा लाना या कोई भी अत्यंत आवश्यक कार्य है, तभी घर से निकलिए दोस्तों, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है आपके परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा करना। और साथ ही साथ जो लोग एलिजिबल हो चुके हैं वैक्सीन के लिए, वह सब अपना वैक्सीनेशन कराएं। और अन्य जो परिवार के सदस्य हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको भी मोटिवेट करें वैक्सीन के लिए दोस्तों। किसी भी प्रकार की भ्रांति को ना पालिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही कोरोना को हम हरा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिवक्ताओं के उपचार के लिए, अभी अधिवक्ता जो होते हैं दोस्तों, उनके उपचार के लिए कितने रुपए की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों योजना होने वाली है। और इस तरीके की योजना भी क्रियान्वित करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने अधिवक्ताओं के लिए भी योजना शुरू कर दी है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है, 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, 3 लाख, 2 करोड़ या फिर 4 करोड़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है वह स्वीकृत की गई है। किसके लिए? अधिवक्ताओं के उपचार के लिए। अर्थात जो अधिवक्ता हैं उनके उपचार की व्यवस्था के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। क्या है पूरी न्यूज़, हम देखते हैं आगे, परंतु उसके पहले आपको बताना चाहूँगा, अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत, यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो यह जो निर्णय है, यह डिसीजन है, यह किसके द्वारा लिया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, मुख्यमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा यह आदेश दिया गया है। और मध्य प्रदेश के दोस्तों
आप लोग सोच रहे होंगे अधिवक्ता तो वकील को कहते हैं, परंतु यह गृह मंत्री हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, इनके पास केवल गृह मंत्रालय नहीं है, इनके पास दोस्तों आप सबसे पहले आपको बताऊँगा गृह मंत्रालय, गृह के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री, और थर्ड इनके पास कौन सा मंत्रालय दोस्तों, विधि मंत्रालय। और विधि मंत्रालय दोस्तों डायरेक्ट कनेक्ट होता है किससे, अदालतों और वकीलों से संबंधित होता है, इसीलिए इनके द्वारा यह योजना क्रियान्वित की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और मंत्रालय है इनके पास, कौन सा मंत्रालय, जेल मंत्रालय। तो आपको याद रखना है इनके पास यह 4 मंत्रालय है, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री के पास भी कुछ मंत्रालय हैं, जैसे कि नर्मदा विकास मंत्रालय, और सेकंड इंपॉर्टेंट मंत्रालय है आपका जनसंपर्क मंत्रालय, और ऐसे अन्य मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वह संवैधानिक रूप से किसके पास होते हैं, मुख्यमंत्री के पास होते हैं। चलिए मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है और मंत्रिपरिषद की चर्चा हुई है, तो उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। सबसे पहला फैक्ट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पद्मावती। याद रखना है आपको, पद्मावती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन थी, जो कैबिनेट मंत्री थी मध्य प्रदेश के शासन में। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उमा भारती। और यह प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं अभी तक। आगे अब कोई आए तो वो हम आगे देखेंगे, परंतु इसके बाद यह भी बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, क्योंकि यह थी मुख्यमंत्री उमा भारती, परंतु यहां पर क्वेश्चन है उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो इनका नाम है जमुना देवी। और इनका नाम एक और जगह लिया जाता है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी, जमुना देवी ही थी। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कौन है दोस्तों, कमलनाथ हैं, जो कि मध्य प्रदेश के कौन थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इनकी सरकार कितने महीने चली थी, मुश्किल से 15 महीने इनकी सरकार चली थी। और यह दोस्तों 18वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। और 19वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बने थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 19वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है न्यूज। अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत, डॉक्टर मिश्रा जो कि हमारे गृह मंत्री विधि मंत्री हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। गृह मंत्री विधायी डॉक्टर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए तक की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक में अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण क्या लिए गए, निर्णय लिए गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग, मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कितनी दीनदयाल रसोई केंद्रित संचालित हैं। दीनदयाल दोस्तों रसोई काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, लोगों को कम लागत पर यानी कहीं कहीं पर मुफ्त में भी भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ऐसे लोग जिन्हें भोजन की समस्या है। परंतु वर्तमान में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया जा रहा है जो ऐसे कोरोना मरीज या ऐसे कोविड सेंटर जहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोरोना मरीजों को स्वस्थवर्धक भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो उसके अंतर्गत जो दीनदयाल रसोई है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो देखते हैं वर्तमान में जब इस योजना का नाम आया है तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनता है दोस्तों इनडायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता है। तो देखते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी दीनदयाल रसोई कार्यरत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 100, 500, 50 या फिर 300। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 100 दीनदयाल रसोई वर्तमान में मध्य प्रदेश में कार्यरत है। अब यह वर्ड आप देख रहे होंगे दीनदयाल रसोई, काफी इंपॉर्टेंट यह योजना है। तो चलिए आइए आपको बता देता हूं यह योजना की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि मेरा हमेशा उद्देश्य होता है करंट के साथ साथ आपको स्टैटिक जीएस भी तैयार कराते जाऊं। तो चलिए देखते हैं कब यह योजना शुरू हुई थी। दोस्तों दीनदयाल रसोई योजना शुरू हुई थी आपकी 1 अप्रैल, याद रखना है आपको, 1 अप्रैल 2017 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह योजना है, इसको याद रख लीजिए दोस्तों। 1 अप्रैल 2017 को यह योजना शुरू कर दी गई थी, दीनदयाल रसोई योजना। अब अन्य योजनाएं भी हैं, जो दीनदयाल गरीब अंत्योदय योजना, जो दीनदयाल अंत्योदय से नाम संबंधित जो योजना है दोस्तों, उनके बारे में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। एक जो दीनदयाल रसोई केवल 2017 में आपको जाना है। इसके अलावा जो दीनदयाल अंत्योदय है, दीनदयाल गरीब कल्याण योजना है, यह सारी की सारी योजनाएं कब शुरू हुई थी दोस्तों, 2004 में यह योजनाएं शुरू हुई थी। आपको बस इतना याद रखना है कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है यह कब शुरू हुई थी, 2004 में शुरू हुई थी। तो चलिए अब योजना की बात हुई है तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजना है मध्य प्रदेश की वह सब मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो जल्दी से आप लोग अपना पेन और काफी को पकड़ लीजिए और लिखना शुरुआत कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वन धन योजना। कौन सी दोस्तों योजना, वन धन योजना। दोस्तों यह योजना कब शुरू हुई थी तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 15 जुलाई, याद रख लीजिए
15 जुलाई, और सन कौन सा था दोस्तों, 15 जुलाई 2019 को यह योजना शुरू हुई थी। तो क्या नाम था इसका, वन धन योजना। चलिए आइए सेकंड देखते हैं। एक आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो वो एक दूसरा था जिसमें मेघा पाटकर ने भाग लिया था, परंतु नर्मदा यात्रा शुरू की गई थी दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम आया है तो उसको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 1984-85 में इसे शुरू किया गया था। मेघा पाटकर इसकी प्रमुख थी, और जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसके विरोध में इसे शुरू किया गया था कि जो काफ़ी सारे गाँव थे वह डूब में आ रहे थे, उस दौरान यह शुरू किया गया था आंदोलन। परंतु आपको बताना चाहूँगा जो नर्मदा विकास यात्रा निकाली गई थी उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा। तो जो नर्मदा विकास यात्रा निकाली गई थी दोस्तों वह काफ़ी इम्पोर्टेंट थी दोस्तों। और यह योजना दोस्तों कब निकाली गई, यह जो यात्रा थी यह शायद 2016 या 17 के बीच में निकाली गई थी, उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में। तो आप लोगों को इसका जवाब देना है, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ इसका जवाब, और अगर आप लोग नहीं दे पाते हैं तो फिर नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को इसका जवाब दूंगा। सेकंड आपको बता देता हूँ, नर्मदा से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि नर्मदा किनारे 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे। आपको मालूम होगा यह योजना काफ़ी अधिक चर्चा में भी रही थी, क्योंकि जो कंप्यूटर बाबा थे कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम भी लगाए थे कि ऐसे जो पेड़े हैं उनमें करप्शन काफ़ी ज़्यादा किया गया है, पेड़ के नाम पर, वृक्षों के नाम पर। परंतु हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 7 करोड़ वृक्ष कब लगाए गए थे। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यह है कि यहाँ पर जो 7 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे दोस्तों वो किसके द्वारा लगाए गए थे, 2017 में यह लगाए गए थे। और 2 जुलाई याद रखना है आपको, 2 जुलाई 2017 को 7 कुछ वृक्ष थे, तो लगभग आपको याद रखना है 7 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे, 2017 में लगाए गए थे नर्मदा के किनारे। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित यह योजना है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आइए दोस्तों, इसके बाद आपको बताता हूँ कुछ अन्य योजनाएं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके मध्य प्रदेश के हिसाब से। तो वन धन योजना हम लोगों ने देख ली दोस्तों। इसके बाद दीनदयाल योजना मैंने आपको बता दिया, 2004 इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों, 2007 में शुरू की गई थी, अप्रैल का महीना था। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना भी है आपके मध्य प्रदेश से संबंधित। तो इसी के साथ हमारी योजना का लगभग पूरा होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, कोविड-19 के चलते करें दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का बेहतर संचालन। तो यह किसके द्वारा कहा गया है, यह कहा गया है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह द्वारा। देखते हैं, नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश किया है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का संचालन और भी बेहतर ढंग से किया जाए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 100 दीनदयाल रसोई संचालित हैं। श्री सिंह ने कहा कि रसोई केंद्र अभी भी संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इन्हें और अधिक सुदृढ़ता की जरूरत है। तो इन्हें सीधा सीधा कनेक्ट किया जा रहा है किल कोरोना अभ्यास, जो किल कोरोना अभी चल रहा है अभियान, उसमें भी इसको आगे चल के कनेक्ट किया जाएगा। जैसे ही उसमें किया जाएगा तो मैं वहाँ भी आपको बता दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड वैक्सीनेशन किन के लिए होगा, मोबाइल टीकाकरण। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ऐसा विचार बनाया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश का जो दिव्यांग जन मंत्रालय है उसके द्वारा। तो दोस्तों यह स्पेशली किसके लिए रहेगी यह योजना, यह स्पेशली रहेगी दिव्यांगजन के लिए। ऐसे दिव्यांगजन जो कि कोविड केयर जो कि सेंटर पर नहीं जा सकते वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें संक्रमण का भी खतरा है और उनकी जो डिसेबिलिटी है उसके कारण वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते हैं। और जो इसके बाद आपको मालूम हो कि वैक्सीनेशन में भी काफ़ी अधिक दिक्कत आ रही है, शेड्यूल नहीं हो रहा काफ़ी सारे लोगों का। तो उसके लिए इनके लिए व्यवस्था की गई है कि इनको होम या किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, जो मोबाइल टीकाकरण का मतलब है कोई भी एक वैन किसी एरिया बेसिस में जाकर लगाई जाएगी और उसके माध्यम से टीकाकरण प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है किसके लिए, मध्य प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए। तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी जो मध्य प्रदेश में दोस्तों 28 जो विधानसभा सीट थी इन पर उपचुनाव हुआ था, और अभी इसके बाद आपने देखा था एक सीट थी दमोह पर भी उपचुनाव हुआ था। तो इसके दौरान जो हमारा चुनाव आयोग हो, उसके पहले चुनाव आयोग में दोस्तों जो डाक मत पत्र है उसके द्वारा जो वोटिंग करते थे लोग, उसकी आयु क्या थी, 80 से 85 वर्ष उसकी आयु थी। यानी जो भी व्यक्ति 80 से 85 वर्ष का हो गया है वही केवल डाक मत पत्र के माध्यम से डाल सकता था। और ऐसे लोग जो कि समझ सकते हैं आप विभिन्न गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और अपने परिवार या जो अपना एरिया है उससे दूर है, वह उनको अधिकार था मत पत्र का। परंतु चुनाव आयोग ने इसकी आयु सीमा घटाकर कितनी कर दी थी, 65 वर्ष कर दी। तो इसको भी याद रखना है, प्रथम बार मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ही इसे लागू किया गया था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें याद रखना है दोस्तों। और जो दमोह में अभी उपचुनाव हुआ था इसमें विजय कौन हुए थे दोस्तों, कांग्रेस के लालजी टंडन इसमें विजय हुए थे। लगभग 17,000 वोट से 17-18,000 वोट से वह जीते थे। तो यह भी आपको याद रखना है। और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राहुल सिंह लोधी को
इसमें परास्त किया था, तो यह भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में राहुल सिंह किस पद पर हैं दोस्तों, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा है और साथ ही साथ में क्या दिया गया है उन्हें, लॉजिस्टिक जो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक हब है उसका उनके पास कार्यभार है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं कोविड वैक्सीनेशन दिव्यांगजनों के लिए हो मोबाइल टीकाकरण केंद्र। आयुक्त निःशक्तजन कल्याण श्री संदीप रजक ने प्रदेश के जो दिव्यांगजन है उनके लिए कोविड वैक्सीन के लिए मोबाइल टीकाकरण केंद्र और ऑनलाइन वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के बजाय केंद्र पर ही तुरंत पंजीयन की सुविधा की मांग की है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त को भेजे पत्र में श्री रजक ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों की सुरक्षा के सिलसिले में जारी नीति के पक्ष में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांगजनों के टीकाकरण में प्राथमिकता और विशेष व्यवस्था संबंधी निर्णय से अवगत कराया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों उड़ीसा का नाम आया है तो यह भी आपको बता देता हूं दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान के जो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, कौन है इसका जवाब आपको देना है। चलिए मैं ही बता देता हूं, मोहम्मद रफ़ी उनका नाम है दोस्तों, और वही अभी वर्तमान में है 26 नंबर के वह हैं दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो दोस्तों यह जो मध्य प्रदेश है उसके पहले वह कहाँ के चीफ जस्टिस थे दोस्तों, तो वह उड़ीसा के चीफ जस्टिस थे। तो यह आपको याद रखना है, उड़ीसा का जिक्र आया तो मैंने आपको बता दिया। और मूल रूप से वह कहाँ के रहने वाले हैं, वह राजस्थान के रहने वाले हैं। तो यह 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। वर्तमान मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं दोस्तों, वह इसके पहले कहाँ के चीफ जस्टिस थे, तो वह उड़ीसा के चीफ जस्टिस थे। और उसके पहले उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने रेड क्रॉस राज्य शाखा संचालन के लिए समिति बनाई। दोस्तों यह कितने नहीं है, यह किसने है, यह गलत टाइप हो गया यहाँ पर, किसने याद रखना है आपको, इसको याद रखना है। किसने रेड क्रॉस जो राज्य शाखा संचालन के लिए बनाई समिति, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल द्वारा यह समिति बनाई गई। और रेड क्रॉस का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यह संस्था किससे संबंधित है, जो भी आपातकालीन कंडीशंस होती हैं उससे यह संबंधित है। तो देखते हैं, राज्यपाल श्रीमती पटेल ने रेड क्रॉस राज्य शाखा संचालन के लिए बनाई समिति। प्रबंध कार्यकारिणी का 3 वर्ष का कार्यकाल हुआ पूरा। राज्यपाल एवं अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस राज्य शाखा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, राज्यपाल ही दोस्तों जो राज्य की रेड क्रॉस शाखा होती है उसका अध्यक्ष होता है। तो कौन है उसके अध्यक्ष, आनंदीबेन राज्यपाल हैं, तो वही इसके अध्यक्ष हैं। और राज्य शाखा के संचालक के लिए समिति का गठन किया है। यह कार्रवाई भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा समिति नियम 2017 की अनुसूची 2 नियम 11 की कड़िका 2 के तहत की गई है। समिति का गठन राज्य स्तरीय प्रबंध समिति के कार्यकाल पूर्ण होने और नई समिति के पुनर्गठन होने तक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर किया गया है। तो वर्तमान में दोस्तों यह जो समिति बनाई गई है यह अस्थायी समिति है, और जैसे ही नई समिति गठित कर दी जाएगी उसके बाद इसे भंग कर दिया जाएगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन, किस प्रदेश में तैयार होगा देश के पहले म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है दोस्तों। तो मैं दोबारा से कहूँगा यह ब्लैक फंगस से ही संबंधित है, आपको याद रखना है। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि जो यूनिट्स हैं वह कहाँ पर लगाई जा रही हैं, तो इसका जवाब देना है। और थर्ड आपका क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के संक्रमण बीमारी के कौन से विशेषज्ञ डॉक्टर थे, इनके द्वारा ब्लैक फंगस बीमारी के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी PDF को लेना ना भूलिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। PDF इवनिंग टाइम आती है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग।